यो 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 तुम्हारा भाई फिर आ चुका है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के लेटेस्ट चैप्टर के साथ। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। फाइनली 70 सालों की तपस्या पूरी हो चुकी है। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था आर्ट सभी लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन आर्ट काफी ज्यादा सीरियस और गुस्से में आ जाता है। आर्ट को खुद की कमजोरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि आर्ट को अंदाजा है जैसी कंडीशन इनकी अभी है इन लोगों की बैंड बजना तय है। लास्ट में आर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर केमस आर्ट से बात करके उसे शांत करने का डिसाइड करता है। चैप्टर नंबर 222 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट एक बालकनी में खड़ा होता है और केमस यहाँ पर आ जाता है। केमस कहता है वो एक बढ़िया शो था। आर्ट कहता है उस तरह से मैं कभी दोबारा नहीं हारने वाला। केमस कहता है मैं तुम्हारी स्पीच की बात कर रहा हूँ जो तुमने आखिर में दी थी, लेकिन खैर लड़ाई भी काफी एंटरटेनिंग थी। केमस आर्ट के पास आ जाता है और शांति से अपनी बात कंटिन्यू करता है। भले ही तुम्हारा रोल और पद काफी ज्यादा भारी है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो जो कि ऐसा सोचता है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का भार संभाल रहे हैं, फिर भले ही वो बैटलफील्ड का हो या फिर बैटलफील्ड से बाहर का। और तुम्हारी सिस्टर तक काफी समझदारी वाली बात करती है, जैसे कि उसकी उम्र से वो काफी ज्यादा बड़ी है। आर्ट कहता है उसका और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जिसके कारण मैं इस वॉर के अंदर हूँ। केमस कहता है मैं समझ सकता हूँ अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करना एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को खो देने से सोल्जर अपने लड़ने की वजह ही भूल जाता है। आर्ट कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। केमस कहता है वो कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, उसी कारण से मैं काफी लंबे टाइम तक अकेला पड़ गया था। आर्ट कहता है लेकिन वीरियन ने तो बताया है आज के टाइम पर आप एक यूनिट के हेड हैं। केमस कहता है ये तो बस नाम के लिए है। जब पिछली वॉर में मैंने अपनी वाइफ और देखने की शक्ति को खो दिया था, उसके बाद मेरा कोई भी इरादा नहीं बचा था कि मैं आगे कभी भी लड़ाई करूंगा। ऐसा सुनकर आर्ट कहता है अच्छा। तभी अचानक से कहता है एक मिनट रुकिए जरा, आपकी देखने की शक्ति। और तभी भाई साहब अपन देखते हैं ये केमस बंदा अपने बालों को ऊपर करता है और इस बंदे की आंखों पर बहुत ही बड़ा घाव है। आर्ट बहुत ही हैरान होकर कहता है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इतने पूरे टाइम से आप देख ही नहीं सकते हैं? केमस हंसते हुए कहता है क्या ये बात तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग है? आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल, हम कब से साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज की जरा भी भनक नहीं लगी। अगर लड़ाई को साइड भी कर दिया जाए तब भी मुझे आपकी एक भी बात से भी ऐसा नहीं लगा कि आप देख नहीं सकते हैं। केमस कहता है मैं अभी भी देख सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम लोग देखते हो वो काफी नॉर्मल प्रोसेस है। हवा को बारीकी से कंट्रोल करने से मैं एनवायरनमेंट के छोटे से छोटे बदलाव को भी सेंस कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकता। इसी कारण से मैं रूड बिहेव करता हूँ। आर्ट शांति से पूछता है क्या आप अपने देखने की शक्ति को मिस करते हैं? और अपने मन में कहता है बेवकूफ ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स ये मिस करते होंगे, आखिर अपने सेंसेस को कौन मिस नहीं करता। केमस कहता है हाँ कभी कभार, लेकिन आखिरी बार मैंने अपनी नजरों की मदद से मेरी वाइफ को देखा था, जिससे वो हमेशा मेरे अंदर मौजूद रहेगी। आर्ट कहता है ये काफी दुख की बात है, लेकिन स्वीट भी है। मैं आपकी वाइफ के बारे में जरूर से कभी सुनना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए आर्ट खुद से कहता है आर्थर रोना मत रोना मत। केमस आर्ट के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है जनरल आर्थर तुम काफी यंग हो, दुखी कहानियां सुनने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी वॉर खड़ी है। ऐसा कहते हुए केमस आर्ट को विंड एलिमेंट से धक्का देने लग जाता है। अब तुम जाओ यहाँ से, अच्छे से आराम करना और कल ट्रेनिंग करने के लिए अपने भेजे को शांत करके आना। और अगर मुझे इस बात की भनक लगी कि तुम मुझसे हल्के में लड़े हो तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी बैंड बजा कर रख दूंगा। आर्ट कहता है डोंट वरी, एक्चुअली मुझे तो अब आपसे डर लगने लग गया है। केमस कहता है फिर तो ये अच्छी बात है कि हम साथी हैं।
और आर्थर, एक बात हमेशा याद रखना, वॉर को कभी भी अकेले नहीं लड़ा जाता। केमस के ऐसा कहते ही अपन लोग देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है आर्ट की पास्ट लाइफ में। ग्रे का यहाँ पर एक डिवीजन 2 के बंदे के साथ डुअल चल रहा होता है, जिसे कि ग्रे काफी आसानी से हरा चुका है। ग्रे खुद से कहता है, जब मैं एकेडमी में पहली बार आया था मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ का सिस्टम करप्टेड है। अगर ये मेरा पहला कंपटीशन होता तो मैं यही सोचता कि इस जीत के बाद मैं डिवीजन 3 को पार कर लूंगा, लेकिन एक साल में ही मुझे पता चल गया कि हार्ड वर्क करने से यहाँ पर मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ग्रे ऊपर की साइड जजेस को देखता है जो कि आपस में काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं। ग्रे अपने मन में कहता है, इतने ज्यादा डिस्कशन की क्या जरूरत है, क्लियर बात है मैं जीत चुका हूँ। इतने में एक बुढ़ा उठ जाता है जो कि यहाँ का एक जज है। भले ही इस बुढ़े का एक पैर कब्र के अंदर है और एक पैर यहाँ की कुर्सी पर, लेकिन ये जजिंग तो करेगा ही। बुढ़ा कहता है, कैडेट ग्रे, तुम्हारी कोई सरनेम नहीं है, तुम्हारा डुअल इम्प्रेसिव था, खासकर तुम्हारे मार्शल आर्ट, लेकिन तुम्हारा की यूटिलाइजेशन बहुत ही बेकार था, जिसका मतलब तुम्हारे फंडामेंटल्स कमजोर है। इसी कारण से तुम 3rd डिवीजन की क्लास 2 से क्लास 1 में प्रमोट किए जाते हो। ऐसा सुनकर ग्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ग्रे अभी भी डिवीजन 3 में ही है, लेकिन ग्रे इन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है और अपने मन में कहता है, आर्ग्यू करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तभी यहाँ की एक जज जो कि बीच सेंटर में बैठी होती है, वो काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये जज हंसते हुए कहती है, माफ करना, मुझे लगा कि जज ड्रेम इस बच्चे के मजे ले रहे हैं, ये कहते हुए कि इस बच्चे के फंडामेंटल्स कमजोर हैं। ड्रेम गुस्से में कहता है, लेडी वेरा, एनुअल असेसमेंट डुअल्स की इस प्योर जगह पर आपका बिहेवियर सही नहीं है। वेरा सीरियस होकर कहती है, नहीं, इस बच्चे को पीछे रखना क्योंकि ये बड़े घर से नहीं है। असल में ये बात सही नहीं है और उल्टा बहुत ही ज्यादा घटिया है। ड्रेम हिचकिचा कर कहता है, ये क्या है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वेरा कहती है, तो तुम इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे, कैडेट ग्रे डिवीजन 1 के बजाय इतना ज्यादा नीचे कैसे है। वेरा की बातें सुनकर ग्रे अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेडी के पास या तो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिससे कि ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि ये इस जज के साथ इस तरह से कैसे बात कर रही है। वेरा कहती है, यहाँ तक कि इस बच्चे की यूटिलाइजेशन डिवीजन 1 के क्लास 2 के बच्चों से भी ज्यादा बेटर है, जिसे तुम कमजोरी का नाम दे रहे हो। एक्चुअली में ये बच्चा अपने छोटे की लेवल की भरपाई कर रहा है और बहुत ही इम्प्रेसिव हद तक। ऐसा सुनते ही ड्रेम चिल्ला कर कहता है, हालांकि अगर ये बुढ़ा थोड़ी और जोर से चिल्ला देता तो इसके दोनों ही पैर कब्र में चले जाते, लेकिन इस बुढ़े को ड्रामा तो करना ही है। बुढ़ा कहता है, लेडी वेरा, मैं आपकी बात से ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं खुद 20 सालों से जजिंग करते आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट शो कीजिए जो कि मैंने इस फील्ड में कमाई है। इस बंदे को रिस्पेक्ट चाहिए, ये रही मेरी तरफ से रिस्पेक्ट और ये रही तुम लोगों की तरफ से। वेरा कहती है, ठीक है जज ड्रेम, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कहते के साथ ही अगले ही सेकंड अपन देखते हैं वेरा बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ग्रे के एकदम सामने पहुंच जाती है। ग्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हुआ। वेरा ग्रे से कहती है, बच्चे, जैसा कि जज ड्रेम ने कहा तुम डिवीजन 3 में ही रहने वाले हो, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी पर्सनल टीचर बन जाऊं। ऐसा सुनकर ग्रे सरप्राइज हो जाता है और तभी सीन वापस प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। आर्ट यहाँ पर जोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहा होता है। आर्ट अपने मन में कहता है, जिस तरह से मेरी पुरानी लाइफ की मेमोरीज ऊपर आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस वर्ल्ड के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ। क्या ये किसी तरीके का कोइंसिडेंस है या फिर ये सब मेरी तकदीर में ही लिखा है। मेरे पास अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया तो आया कैसे हूँ। हो सकता है असुरास, खासकर लॉर्ड एंड्रेथ मेरे बारे में जरूर से कुछ जानते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं है। जब तक कि मैं उन लोगों को बदले में कुछ चुका नहीं देता, मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाले। हो सकता है अगर डिकेथिन इस वॉर को जीत जाए तो लॉर्ड एंड्रेथ मुझे जरूर से कुछ बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और रास्ता है
जिससे कि मुझे पक्के से कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ऐसा कहते ही आर्ट के दिमाग में सिल्विया की बहुत पुरानी मेमोरी आती है, जहां पर सिल्विया ने आर्ट से कहा होता है, जब तुम्हारा माना कोर व्हाइट स्टेज को पार कर लेगा तब तुम मुझे दोबारा सुन पाओगे, उस वक्त मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। आर्ट अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ यूटो के हॉर्न की मदद से मैं व्हाइट कोर तक पहुंच जाऊं। ऐसा सोचते हुए आर्ट अपने रूम के गेट को ओपन करता है और आर्ट सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। सिल्वी यहाँ पर यूटो के सिंग में से माना एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन आर्ट देखता है सिल्वी के चारों तरफ बहुत ही खतरनाक ओरा फैला हुआ है। आर्ट हैरान होकर सिल्वी का नाम लेता है, जिससे कि सिल्वी उठ जाती है और कहती है, आर्थर क्या बात है? आर्ट कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, क्या तुम ठीक हो? सिल्वी कहती है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आर्ट हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी जब तुम सो रही थी, मैंने एक हाथ को देखा। सिल्वी कहती है, मैं ठीक हूँ और मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, यूटो का सिंग काफी मदद कर रहा है। आर्ट कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम तेजी से प्रोग्रेस कर रही हो। मुझे तो अभी भी यूटो के सिंग के साथ दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग की मदद से उस चीज की भरपाई कर रहा हूँ। सिल्वी कहती है, नेचुरली ये माना मेरे अंदर ऐसा फ्लो हो रहा है जैसे कि मेरा खुद का हो, लेकिन तुम्हारा माना इससे अलग है, इसीलिए कोई भी हैरानी की बात नहीं है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी बढ़ती हुई ताकत को सेंस कर पा रही हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। ऐसा कहते हुए सिल्वी सो जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है, ये अच्छी बात है कि सिल्वी मेरी बढ़ती हुई ताकत को फील कर पा रही है, लेकिन मैं इतने से ही सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द व्हाइट कोर तक पहुंचना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट यूटो के सीन को देखने लग जाता है। आर्ट के ऐसा कहते ही अपन लोग एक थोड़ी देर पहले के फनी मोमेंट को देखते हैं, जो कि शायद से ऐसे ही दे दिया है। केमस आर्ट के पास बालकनी में आता है और कहता है वो एक बढ़िया शो था, लेकिन केमस को पता चलता है कि वो तो गलत बालकनी में आ गया है। ये बंदा कहता है, क्या बात है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? केमस जाते हुए कहता है, डेमिट, मैं गलत बालकनी में आ गया। लोल, ऐसा लग रहा है कि राइटर भी केमस के अंधेपन का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई क्या सीन है ये। दोस्तों, इस वाले मूवमेंट को साइड में रखते हैं। इस वाले चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अब अपन को ये पता चला है कि सिल्वी किसी भी वक्त अपने इंसानी फॉर्म में आ सकती है। देखने वाली और एक्साइटिंग बात ये है, सिल्वी का इंसानी फॉर्म फाइटिंग के लिए होगा या फिर ऐसे ही फालतू का। सिचुएशन के हिसाब से तो फाइटिंग वाले फॉर्म की जरूरत है। जिस तरह से अपन लोगों ने एल्डिर को देखा था लांसेस के खिलाफ फाइट करते हुए, अगर उसी तरीके से सिल्वी फाइट करेगी तो भाई बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है। दोस्तों, आज का चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब अगले चैप्टर का इंतजार है जो कि नेक्स्ट वीक आने वाला है, और पता नहीं इसके कितने चैप्टर्स बाद अपन लोगों को सिल्वी का इंसानी फॉर्म दिखाया जाएगा और कब जाके फाइटिंग वाइटिंग आएगी। खैर सारे भाई लोग याद से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार चैप्टर में अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।